नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर से हमने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर चालू कर दिया है। इस चैप्टर में अभी हम छोटे छोटे पदों को पढ़ रहे हैं। अभी चैप्टर को हमने फुल फ्लैश स्पीड में नहीं लाया है। अभी तो हम प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टा, इनकी गहराई को समझने के लिए छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं। हमारे इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है परिपथों का विश्लेषण। परिपथों के विश्लेषण तक पहुंचने से पहले हमें प्रत्यावर्ती वोल्टा व प्रत्यावर्ती धारा आदि के संदर्भ में छोटे छोटे पद क्लियर होने चाहिए। उसी क्रम में आपको बहुत कंफर्टेबल होकर छोटी छोटी चीजें मैंने पढ़ाना चालू किया। पिछले लेक्चर में लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था प्रत्यावर्ती वोल्टा व प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जो मैंने कहा मैं कंटिन्यूशन में अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो सब मैं उसी से बात को अपनी चालू करता हूं, है ना साहब। औसत मान से चालू करता हूं कंटिन्यूशन में, है ना साहब। औसत मान, है ना। अपन ने जो डिफाइन किया था तो डेफिनेशन सीधा सीधा था कि एक चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टा व धारा के मान के औसत को औसत मान कहते हैं। क्योंकि एक चक्र में यह आधे चक्र में धनात्मक होती है और शेष आधे में ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका एक चक्र में औसत 0 होगा। यानी अगर एक चक्र में औसत की बात करें तो एक चक्र में वोल्टा और धारा का औसत मान 0 होता है। यह अपन ने प्रूव कर दिया था, पढ़ा दिया था, क्लियर। लेकिन ये फिर अपन ने एक चीज और भी बताई थी कि इसका औसत मान 0 होता है, तो इसको गैल्वेनोमीटर में अगर डाल देंगे तो 1 सेकंड में 50 बार वामावर्त और 50 बार दक्षिणावर्त कुंडली पर बलाघूर्ण लगेगा। 1 सेकंड में इतना बार बलाघूर्ण लगना मतलब सुई अपनी जगह से हिल ही नहीं पाएगी अपने जड़त्व के कारण। इससे मैंने आपसे कहा था कि एसी का मापन करने के लिए, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टा और प्रत्यावर्ती धारा का मापन करने के लिए हमें नए वोल्ट मीटर और मीटर बनाने पड़ेंगे। तो ठीक है, वो बनाएंगे, सब बताए जाएंगे। अब सब मेरी बात को ध्यान से समझना, है ना भाई। एक चक्र में तो मान 0 होना ही था। ये तो हम बिना कैलकुलेशन के भी जानते हैं, क्योंकि आधे चक्र में ये धन रहने वाली है और दूसरे आधे चक्र में ये नेगेटिव है ना। तो एक चक्र में एवरेज 0 होना, उसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। अब मैं जो आपसे कहना चाह रहा था, मैंने कहा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो अब उस कॉम्प्लिकेशन पे आते हैं अपन। भाई आपसे किसने कह दिया कि औसत एक चक्र में ही निकालो? ये तो जरूरी नहीं है। औसत तो 3/4 चक्र में भी निकाल सकते हैं। तो 3/4 चक्र तक वोल्टा जोड़ना और 3/4 चक्र के समय का भाग देना, जैसा मैंने आपको वहां बताया था। अभी यहां भी समझाऊंगा। औसत आपसे अर्धचक्र में भी पूछा जा सकता है, फिर उसमें अर्धचक्र तक वोल्टा जोड़ देना और अर्धचक्र का ही फिर आप समय का भाग दे देना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो औसत मान है, एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू एक पूरे चक्कर में ही पूछे ये जरूरी नहीं होता। स्पेशली कंपटीशन में, एकेडमिक में तो ठीक है एक चक्कर में ही पूछेगा, है ना। और बायोलॉजी वाले बच्चों को तो डायरेक्ट हिंट दे दूंगा मैं, एक चक्कर में पूछेगा तो,
है ना, क्योंकि साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का औसत एक चक्र में सदैव शून्य होता है। बायोलॉजी वाले बच्चे ये चीज याद रख ले, है ना, एक चक्र में है ना साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी बिना घात के इनका औसत सदैव 0 होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एक चक्र में औसत 1/2 होता है ना। तो अब जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, तो एक चक्र में औसत बताओ साहब, ये औसत को मैंने यहां बाहर से दिखा दिया, कांस्टेंट का औसत नहीं होता, v0 बाहर निकाल दो, ये साइन ओमेगा टी का औसत निकाल दो। अब एक चक्र में वोल्टा का औसत तो v0 तो कांस्टेंट, और अभी अभी मैंने आपको ऊपर लिखा है कि एक चक्र में साइन ओमेगा टी का औसत कितना होता है 0। ये आ गया सब 2 मिनट में आ गया, है ना। तो बायोलॉजी वाले बच्चे यूं समझ लें, यानी बायोलॉजी वाले बच्चे इसे याद कर ले, मैं आपको कंफर्ट होके बताता हूं। बायोलॉजी वाले बच्चे कम से कम ये तो याद कर ही लें ताकि वो एक बड़ा सा डेरिवेशन को हल ना कर सकें। तो ये भी अगर लिखते हैं तो ऐसी बात नहीं, अंक कट जाएंगे, क्योंकि इसमें गलती क्या है, आपने पूछा कि साहब v बराबर या प्रत्यावर्ती वोल्टा का एक चक्र में औसत निकालो, तो साहब हमने एक चक्र में औसत निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। कांस्टेंट का कभी औसत नहीं, उसको बाहर निकाल दिया, बाकी एक चक्र में औसत नहीं थी। साइन ओमेगा टी का औसत 0 होता है, तो ये लिख दिया 0, तो एक चक्र में औसत वोल्टा 0 आ जाती है। क्लियर सर। लेकिन अर्ध चक्र, 3/4 चक्र, इनमें अगर पूछ लें तो फिर लफड़ा है। अब देखो कुछ बारीकी मैं आपको समझाता हूं अर्ध चक्र से। उस बारीकी में एक चीज ये भी आएगी कि व्यंजक कौन सा ले रहे हो, है ना। तो अब बड़ा डीप सेंस में जाते हैं थोड़ा सा, है ना। अब अपन अर्ध चक्र में औसत पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से, है ना, ये सब अर्ध चक्र में औसत, ठीक है सर, अर्ध चक्र में औसत, ठीक है साहब, निकालते हैं। अब आधे चक्कर में निकाल रहे हैं, 0 से कैपिटल T/2, है ना। जितने चक्र में निकाल रहे हो उतने चक्र में वोल्टा जोड़ दो। अगर आप 3/4 चक्र में निकाल रहे हो तो 0 से 3T/4, 1/4 में निकाल रहे हो तो 0 से T/4, तो जितने समय ना, तो सब आप अर्ध चक्र में निकाल रहे हैं तो 0 से T/4 तक मैं वोल्टा के सभी मान जोड़ देता हूं, ये जोड़ दिए, और उतने ही समय का मैं भाग दूंगा। तो साहब अगर 3/4 चक्र में आप वोल्टा निकाल रहे हो तो 3/4 कर दो, है ना। T/2 समय में निकाल रहे हो तो T/2 का भाग दे दो, और पूरे एक चक्र में निकाल रहे हो तो ऊपर 0 से T और नीचे T का भाग दे दो। वो मैंने पिछले एपिसोड में आप देखोगे तो मिल ही जाएगा आपको, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि औसत निकालना तो आप समझ गए होंगे। चलो सब, V0 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, ये 2 ऊपर चला गया और ये T आ गया, तो ये T/2 नीचे का नीचे ले लिया, ये V0 भी बाहर ले लिया। अब केवल क्या रह गया, 0 से T/2 साइन ओमेगा टी dt, इंटीग्रेशन कर दो साहब, 2V0/T, है ना। इंटीग्रेशन करोगे वही आएगा माइनस कोस ओमेगा टी, और टी के गुणज का भाग देना है 0 से T/2। क्लियर। माइनस बाहर फेंको, ओमेगा को भी बाहर निकाल लो, तो माइनस बाहर निकाल लिया, 2V0T ओमेगा, तो ये साहब ये भी बाहर निकाल लिया, ये भी बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या रह जाता है आपके पास, ओनली कोस ओमेगा टी रह जाता है। तो पहले आप अपर लिमिट रखोगे,
है ना। जब पहले आप उच्च सीमा रखो, उच्च सीमा रखी साहब, कोस ओमेगा की जगह क्या लिखें, 2π/t। उच्च सीमा इस टी की जगह रखाई में आएगी तो रखो t/2 माइनस निम्न सीमा ओमेगा टी की जगह 0 रखोगे, 0 से गुणा होते सब 0 हो जाएगा। यानी आधे चक्र में वोल्टता का औसत जो पिछले लेक्चर में निकाला था, पूरे चक्कर में जो मैंने ऊपर बता दिया ना। अब सब ये t से t कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो देखो -2v0 t, ओमेगा की वैल्यू यहां भी रख दो 2π/T, ये बार भी रख दी मैंने। अंदर कोस पाई -1 कोस 0 1, मतलब -2 हो गया, तो ये t से t कट गया। पेन चेंज कर लूं काटते समय ना, ताकि क्या है सब स्पष्ट हो जाए। और ये t से t, ये 2 से 2 भी कट गया। ये है साहब आधे चक्कर में वोल्टता का औसत कितना है सब, ये -2 माइनस, तो ये तो 2v0/π है ना। अब सोल्व कर लो तो जो भी आएगा, है ना साहब। 3.14 का आप 2 में भाग दे लो, है ना। वो जैसे भी 22/7 लिख दो, 14/22 को करके देख लो आप, है ना। तो कहने का मतलब ये मैंने यहाँ देख लो, -2 तो प्लस हो गया, +2v और /π। अब बताओ आधे चक्र में औसत 0 नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने आधा चक्र लिया है, आधा चक्र में पूरी की पूरी वोल्टता क्या है, धनात्मक है। तो आधे चक्र में औसत 0 आ ही नहीं सकता था, वो तो ग्राफ से ही पता पड़ रहा है। लेकिन अब एक गजब की चीज मैं दिखाऊं, यहां पर व्यंजक लेने का भी फर्क पड़ेगा। देखिए आपको सब ये समझ में आ गया। ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, उसको सेपरेट कर दो, है ना, इसको सेपरेट कर दो। पिछली कैलकुलेशन आपको पिछले लेक्चर में समझ में आएगी होगी, है ना। ये कैलकुलेशन आपके सामने अर्ध चक्र की है। एक पूर्ण चक्र में तो औसत सदैव 0 ही आएगा, सामान्यतः पूर्ण चक्र में ही बताना चाहिए जो अपन ने बताया। लेकिन अगर टेक्निकल बात कर लीजिए, कंपटीशन वगैरह जो बच्चा देता है उसके सामने तो टेक्निकल बात आएगी, उसके सामने तो ये हो सकता है कि भाई अर्ध चक्र में पूछ ले, 3/4 चक्र में पूछ ले, है ना। तो मैंने एक सिंपल डाला। अब देखो अर्ध चक्र में औसत मान 0 नहीं आया। अब इसी में एक बहुत शानदार बात, फिर ये औसत को मैं क्लोज कर दूंगा। देखो साहब, इसी को देखना आप। अगर मान लो आधे चक्र में अपन औसत निकालें, ध्यान से समझना मेरा, लेकिन ये सब 0 से t/2 और उतने ही समय का अपने ने भाग देना है। लेकिन व्यंजक में ले लूं v0 cos ω/t dt, जो ले सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज है ही नहीं, है ना। क्योंकि जब हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा को डिसाइड किया तो उस समय हमने कह दिया कि त्रिकोणमितीय आवर्ती फलन, आवर्ती फलन में दोनों ही आते हैं, साइन भी आता है कोस भी आता है। तो आप वोल्टता और धारा को कोस साइन के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि मैंने ही आपसे कमिटमेंट कर लिया कि मैं वोल्टता को फिक्स ही रखूंगा, मैं तो वोल्टता को v = v0 sin ω/t ही रखूंगा। धारा में तो आ सकता है ना कोस, क्योंकि मैंने धारा की तो आपसे कोई कमिटमेंट की ही नहीं, तो मैं अब धारा समझ लो कि साहब मान लो इस कोस के पदों में हुई, और अब आपसे पूछ लिया अर्ध चक्र में, है ना। तो साहब अब देखा औसत निकालना, 2 ऊपर चला गया v0 और ये t, ये तो पहले की तरह हो ही गया। ये साहब कोस ω/t बच रहा है, उसका समाकलन
साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये लिमिट 0 से t/2, ठीक है साहब। यानी 2v0, ये ओमेगा मैंने बाहर निकाल दिया। अब अंदर ब्रैकेट में साइन ही बचा, तो देखो साइन ओमेगा का मतलब तो 2π/t। लिमिट तो आप जिसके सापेक्ष समाकलन करते हो सीमा तो वही रखनी है, तो सीमा तो आपको टी की जगह रखनी है। तो साहब उच्च सीमा माइनस साइन निम्न सीमा 0, 0 से गुणा होने के बाद तो फिर सब 0 हो जाता है। यानी 2v0 अपॉन ओमेगा, ये t से t कट गया, ये 2 से 2 कट गया। अब देखो साइन पाई 0 और साइन 0 भी 0। साइन पाई का मान, साइन पाई का मतलब 90 + 90, कोस 90 कोस 90 इक्वल टू 0। यानी अब अपन ने जब आधे चक्र में औसत निकाला तो आधे चक्र में औसत क्या आया? 0 आया। तो मेरे कहने का मतलब है कि गहराइयों को जानो। देखो कैसे जानो, मैं अपने छोटी सी बात से आपको समझाता हूं। साइन और कोस के छोटे से अंतर को आप जान लो, समस्या का समाधान वही है ना। ये साइन और कोस का छोटा सा अंतर है, 0, t/4, t/2, 3t/4 और ये t पूरा एक चक्कर लिख दिया, यहाँ 0 लिख ही रहा है ना। तो यहाँ t/2 मैं आपको समझा देता हूँ सब, मेरी कोशिश में मैं बेहतर कर रहा हूँ। अब पता नहीं आपको कितना बेहतर लग रहा है। t/4, ये ty, ये 3t/4 और ये t। जो ऊपर वाला ग्राफ है वो साइन का है और जो नीचे वाला ग्राफ है वो कोस का है। साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है। अंतर आ रहा है, 90 का अंतर है दोनों के बीच में। साइन और कोस के बीच में कितना कलांतर है? π/2 का। आप मान बोलते भी तो साइन 0 0 कोस 0 1, तो साइन 0 तो 0 होता है ना, और कोस 0 1 होता है। अब ऐसे देखो, साइन 91 कोस 0 1, तो कितने का अंतर आ गया? कोस 0 1 और साइन 91, तो 90 का अंतर है ना। क्योंकि जो मान कोस में 0 का होता है वो मान साइन में 90 का होता है, तो दोनों के बीच में 90 का अंतर। उल्टा देख लो, साइन 0 0 और कोस 90 0, तो साइन में 0 डिग्री पे मान 0 होता है और कोस में वही मान 90 पे होता है। तो यहां भी अंतर कितने का? 90 का। ये 90 का अंतर यहां भी तो दिख रहा है। जब साइन 0 पर है तो उस समय कोस अधिकतम पर है, देख लो आप, हर जगह 90 का। तो क्या हुआ कि जो मैंने ये पहले अर्ध चक्र में निकाल, देखो मैं सारा समझाता हूं। पूरे चक्र में निकाला तो पूरे चक्र में तो आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव, तो पूरे चक्र में तो उससे 0 आना था, पहले से ही पता था। अर्ध चक्र में जब मैंने साइन का व्यंजक लिया तो मुझे पता था कि अर्ध चक्र में यानी साइन 180 तक धनात्मक होता है। तो 180 तक धनात्मक होता है तो उसका औसत 0 आ ही नहीं सकता। क्यों आएगा सर? लेकिन मुझे यह भी पता था, जब मैंने कोस के रूप में व्यंजक लिया तो मुझे पता था कोस में ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। कोस 90 तक पॉजिटिव होता है, 90 के बाद नेगेटिव है ना। तो मुझे ये पता था कि कोस में 0 से 90 तो पॉजिटिव जाएगा, है ना, 0 से 90 तो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन बाद का जो 90 से 180 है वो जाएगा नेगेटिव। तो इसमें मुझे पता था कि आधे चक्कर में चौथाई चक्कर तक तो
कोस धनात्मक है और दूसरे चौथाई चक्र में कोस ऋणात्मक है, तो आधे चक्कर में कोस की एवरेज वैल्यू 0 होनी थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि औसत सब निकाले जा सकते हैं। कंपटीशन जो दे रहे हैं बच्चे वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, औसत कोई सा भी हमेशा प्रिपेयर रहें। ठीक है, एक तो जो हमारा मेथड ऑफ मैथमेटिक्स है वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना, लेकिन एक हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस है, ये भी तो बहुत शानदार है। इसमें कहाँ दिक्कत है? अगर ये सीन आपके दिमाग में बैठे हुए हैं तो कहाँ प्रॉब्लम है? आप चुटकियों में काम कर देंगे, हम भी तो यही। अब औसत मान के बाद अगला आता है वर्ग माध्य मूल मान। अरे छोटी छोटी बातें अपन प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित समझ रहे हैं ताकि जो परिपथों का विश्लेषण हो वो हमारे को एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए, है ना। उस तैयारी में हम चल रहे हैं। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान को अंग्रेजी में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, स्क्वायर वैल्यू। ठीक है सर, यानी सीधी सीधी बात है VRMS तथा IRMS। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमें एक या तो VRMS निकाल दें तो उसी जैसा हम लिख दें IRMS, है ना, या IRMS निकाल दें उसी जैसा लिख दें VRMS। औसत मान की बहुत डिटेल में अपन ने स्टडी कर ली, है ना। अब उसके बाद वर्ग माध्य मूल मान, तो सब प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के वर्ग, यानी सबसे पहले करो स्क्वायर, फिर वर्ग के माध्य, फिर निकालो औसत, फिर वर्गमूल, अंत में मान को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो शुरू में हमें प्रत्यावर्ती धारा लें या वोल्टता लें, उसका स्क्वायर करना है, फिर माध्य लेना है, फिर वर्गमूल करना है। अब जैसा मैं डिफाइन कर रहा हूं उसी से ये स्पष्ट है कि जब शुरुआत में ही हम वर्ग कर देंगे तो स्वाभाविक है कि अब मान शून्य आने वाला नहीं है। औसत मान में तो शून्य इसलिए आया कि एक पूर्ण चक्र में औसत मान शून्य इसलिए आया कि प्रथम चक्र में या प्रथम अर्ध चक्र में वोल्टता व धारा धनात्मक में है और दूसरे अर्ध चक्र में ऋणात्मक थी। लेकिन जब आप वर्ग कर दोगे तो धन का वर्ग धन होगा और ऋण का वर्ग भी क्या हो जाएगा, धन। तो शुरुआत में ही वर्ग करना है, फिर आपको माध्य निकालना है, फिर आपको वर्गमूल निकालना है। तो ये मान हमें पहले से ही पता है कि शून्य आने वाला नहीं है। तो क्या प्रक्रिया रहेगी सब, है ना। जैसे V लिया अपन ने, वोल्टता ली, इसका करो पहले वर्ग, फिर निकालो औसत यानी माध्य, और फिर निकालो वर्गमूल। इसको अपन कहेंगे VRMS। सेम प्रक्रिया IRMS में रहेगी। कैलकुलेशन तो अपने को एक की ही करनी रहेगी। ठीक है सर। अब देखो, तो सबसे पहले अपन ने V का स्क्वायर किया, V का मान V0 साइन ओमेगा टी है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक चक्र में अपन जब निकालते हैं स्टैंडर्ड तो एक चक्र में निकाला जाएगा। अब एक चक्र में वर्ग के बाद क्या करना है, माध्य। तो सब वर्ग का माध्य, ठीक है, वर्ग हो गया सब V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब
वर्ग का माध्य निकालना है एक चक्र में, तो 0 से कैपिटल टी तक के v स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के सभी मानों का एडिशन कर दीजिए और जितना समय आपने लिया है उतने का ही भाग दे दीजिए। औसत मान में सब में सिखा चुका हूं। अर्ध चक्र में तो 0 से t बटा 2, फिर t बटा 2 का ही भाग देना रहेगा, है ना। तो सब पूर्ण चक्र है। अब इसको पहले माध्य को सोल्व करें, फिर अंत में वर्गमूल करना है ना। अभी अपन वर्ग और माध्य पे ही चल रहे हैं। ये सब v0 स्क्वायर बाहर निकाला, ये t, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। आप जानते होंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का यानी साइन की 2 घात का समाकलन सीधे नहीं निकलेगा, इसको एक घातीय पद में रूपांतरित करना पड़ेगा, है ना। यानी अब देखो फॉर्मूला लो त्रिकोणमिति का, आप जानते हो कोस 2a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ही जगह में रख देता हूं ओमेगा टी, इसलिए cos 2 फॉर्मूले में एक ही जगह रख दिया मैंने ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 लगेगा सब, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। दोबारा यहां बता दो cos 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, एक ही जगह आप ओमेगा टी रख दो क्योंकि आपको तो जो वैल्यू रखनी है वो वैल्यू पुट करनी है किसकी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। क्लियर। तो सब एक ही जगह मैंने ओमेगा टी रख दिया, तो कोस 2 ओमेगा टी बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अपने को तो साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हुआ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, यानी सीधी सीधी सी बात है कि ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर आप लिख दो 1/2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। तो ये सब मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए तो उनके विषय में ही है, मैथमेटिक्स में ही है समाकलन। जो ये एक्सरसाइज की जाती है ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए की जाती है ताकि वो इसको सरलता से समझ लें। अब आपको ये वैल्यू 2 में पुट कर देनी है क्योंकि अब आपने साइन की 2 घात को एक घातीय पद में बदल दिया, तो 2 में रख दे सब, है ना। 2 से थोड़ा सा कंजस्टेड कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि इसी बोर्ड पे आ जाए, देखते हैं, देखा ना। तो वर्ग का माध्य निकालना चल रहा है ना। इसमें v0 स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी समाकलन 0 से t और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान हम रख रहे हैं 1/2 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी dt। ठीक है सर, 1/2 को बाहर निकालो तो ये v0 स्क्वायर अपॉन 2t। अब अंदर बचता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। समाकलन करो सब, 1 का करो पहले 1 इंटू डी टी, तो dt का समाकलन t माइनस अब कोस 2 ओमेगा टी का करो, तो कोस 2 ओमेगा टी का समाकलन साइन 2 ओमेगा टी, टी का गुणज कौन है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा का भाग दे दो, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल टी। एक पद और ले लेता हूं सब, है ना। वर्ग का माध्य है, अभी वर्गमूल नहीं निकाला, v0 स्क्वायर अपॉन 2t। अब लिमिट रखता हूं सब। अपन जानते हैं लिमिट उसी स्थान पर रखते हैं जिसके सापेक्ष अपन ने समाकलन किया हो। अपन समाकलन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो स्वाभाविक है
वैल्यू जो पुट करेंगे वो टी के स्थान पर करेंगे, तो उच्च सीमा कैपिटल टी माइनस इसमें रखो सब साइन 2 ओमेगा बोले तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और सीमा आप रख दो स्मॉल टी के स्थान पर ये कैपिटल टी। ये तो रख दिया आपने उच्च सीमा अपॉन 2 ओमेगा, क्लियर है ना। अब निम्न सीमा आपको रखनी है 0, तो माइनस निम्न सीमा टी की जगह 0, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि आप 0 रख रहे हो तो t बराबर 0, तो 0 से 2 ओमेगा गुणा होगा तो 0 ही रह जाएगा, यानी साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा है ना। एक बार इसको और ढंग से देखते हुए चले, क्योंकि अगले में ये यहां से सब 2 पार्ट हो जाते हैं, इसके थोड़ा सा मिक्स सा हो, इसलिए मैं इसकी बॉर्डर बता देता हूं, है ना, ये और इसके बाद वो, ठीक है। अब सब लिमिट को एक बार और समझाता हूं। पहले उच्च सीमा रख दी है ना, ये टी की जगह कैपिटल टी, यहां भी स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, 2 ओमेगा यानी 2 पाई अपॉन टी, अपॉन में 2 ओमेगा है, इससे समाकलन हो गया। 0 रखेंगे, यहां भी 0 रख दिया, और यहां 0 रखेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा। अब देखते हैं सब ध्यान से ना, ये टी से टी कट गया। अब मैं एक बार अगला पेज ले लेता हूं, फिर चलते हैं पर ना। वर्ग का, सॉरी 0 नहीं आएगा, अभी वर्ग ही निकालना, ये हटा दें। वर्ग का माध्य, ये वर्ग का माध्य है ना, v0 स्क्वायर अपॉन 2t, ये आ गया साहब कैपिटल टी। अब मैं आपको दिखाता जाता हूं, ठीक है। ये कैपिटल टी मैंने ले लिया, v0 स्क्वायर अपॉन 2t लिख ही दिया, ठीक है, कैपिटल टी। अब देखना साइन 4 पाई का मान 0 होता है, तो यहां 0, फिर माइनस 0, और साइन 0 का मान भी 0, यानी अब जो बचा है यहां भी 0 आएगा, इसकी वैल्यू 0 है साइन 4 पाई की, ये भी 0 और वो भी साइन 0 0 है। तो कहने का मतलब एक बार के लिए तो जमा देता हूं मैं, माइनस 0 साइन 4 पाई का मान रख दिया, फिर साहब माइनस 0 और प्लस, माइनस माइनस प्लस हुआ था, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0, यानी कैपिटल टी से टी कट गया, तो ये आ गया साहब वर्ग का माध्य है ना। वर्ग का माध्य आपके पास आया v0 स्क्वायर, ये टी से टी काट दो अपॉन 2, ठीक है सर। अब आपको वर्गमूल करना और बाकी है ना, वर्ग का माध्य कर दिया, तो सब वर्ग के माध्य का वर्गमूल, चलो साहब इधर का भी वर्गमूल कर दो, v0 स्क्वायर अपॉन 2। इस वर्ग के माध्य के वर्गमूल को ही अपन ने क्या बोला है, VRMS। ये देखो वर्ग के माध्य के वर्गमूल, तो सब एक से अपन यहां लिख दें VRMS इज इक्वल टू v0 अपॉन √2 है ना। आप एक को डिवाइड करेंगे √2 से, जब एक में √2 का भाग देते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद आता है 0.707 v0। अगर इसी को आप परसेंटेज में दिखाना चाहें तो 70.7% शिखर मान का, यानी शिखर मान के 70.7% को हम वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। मैं चित्र में भी दिखाऊंगा, आप टेंशन न लें, ठीक है। तो ये साहब अपन ने निकाल लिया VRMS, ये VRMS निकाल लिया। मैंने आपको बोल दिया बस कैलकुलेशन एक की ही करनी होती है, बाकी दूसरे में तो आप डायरेक्ट लिख दो। इसी प्रकार IRMS डायरेक्ट, सेम ऐसा कैसा
I0 अपॉन √2 यानी 0.707 इंटू I0। इसका मतलब भी वही हुआ कि शिखर मान का 70.7%, इसे हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। मैं यहां पर स्पेस है आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, है ना। जैसे ये वे है, वेव, ये आपका शिखर मान है ना, जिसको अपन कहते हैं V0। ये तो हुआ 100%। अब इसका देखो अलग अलग पेन से करके दिखाता हूं। ये तो कहलाएगा 50% बीचों बीच वाला, तो 20% और ऊपर कर दो आप, है ना। ये 20% और ऊपर कर दिया तो ये हो गया साहब शिखर मान V0 का 70.7%। इसको आप कह रहे हो VRMS। समझ में आ गई बात? दोबारा समझ लें भाई, ये तो V0 है शिखर मान, ये V0 शिखर मान, वो धन में है ये ऋण में। इसका 50% तो ये हो गया सब, 20% और ऐड कर दो तो ये हो गया इसका 70.7%। अपन ने मान लिया कि ये सब 70%, तो 70.7% किसका? V0 का। इसे अपन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है सर, ये जो आपके सामने आ रहा है। अब देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले बच्चे समझ जाते हैं, वो कर लेंगे। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्या होती, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, है ना। तो पहले मैं आपको बताऊं डायरेक्ट मेथड, फिर अन्य बातें अपन करेंगे, है ना। अभी बहुत सारी बातें करनी है अपने को। अगर डायरेक्ट मेथड की बात है तो देखो डायरेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट मेथड में मैंने औसत मान का ही बताया था और वर्ग माध्य मूल मान का भी मैं तरीका बताता हूं। अगर आपको नहीं ध्यान है तो यहां देख लेना। औसत मान भी मैंने इसी तरह से आपको निकाल के दिखा रखा है। मैंने आपको दोनों के औसत बता रखे हैं। साइन और कोस की एक घात का औसत सदैव 0 होता है और साइन व कोस की 2 घात का औसत सदैव 1/2 होता है। तो सब आप पहले करेंगे वर्ग। ये सब वर्ग कर दिया आपने, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप निकालेंगे वर्ग का माध्य। अब देखो डायरेक्ट निकल जाएगा, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका माध्य। बच्चों माध्य जब निकालते हैं तो आप ध्यान रखना, माध्य में कांस्टेंट को फ्री करते हैं, कांस्टेंट का माध्य नहीं निकलता। अगर जिस कांस्टेंट का एवरेज निकल गया तो फिर वो कांस्टेंट ही नहीं है। तो सब ये वर्ग, ये माध्य, तो ये V0 स्क्वायर तो बाहर निकालो। यानी आपको केवल किसका माध्य निकालना है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन की 2 घात और कोस की 2 घात का औसत सदैव 1/2 होता है। तो सब ये लो डायरेक्ट निकल गया। वर्ग का माध्य V0 स्क्वायर और ये औसत कितना होता है? सदैव 1/2। अब वर्गमूल ले लो, वर्ग माध्य वर्गमूल। ये वर्गमूल ले लिया सब, V0 स्क्वायर अपॉन 2 का वर्गमूल। ये आ गया सब आपका डायरेक्ट VRMS V0 अपॉन √2। तो ये भी सब एक मेथड है जो आपके सामने दिखाया गया। ये देखो यहां भी यही निकला है, V0 अपॉन √2, है ना। तो कहने का मतलब एक शॉर्ट प्रक्रिया के द्वारा भी, जैसे औसत मान निकाला, औसत में आपको साइन ओमेगा टी, वहां वर्ग होता नहीं तो वहां साइन ओमेगा टी का औसत निकालोगे, एक चक्कर में साइन ओमेगा टी का औसत 0 है तो औसत मान तो 0 आ ही गया, वो दिखाई दिया मैंने आपको पहले। तो उसमें अपन को
उस विवाद में पड़ना ही नहीं है ना। ठीक है, अपन क्वेश्चन भी जब करते हैं तो क्वेश्चन करते समय भी इतनी लंबी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं, है ना। अभी इसको रोक रखा है मैंने, इसको अपन समीकरण ए और बी नाम देकर रोक दो। ये ए और ये समीकरण बी। ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, लेकिन पहले मैं आपको वर्ग माध्य मूल निकालने के सभी तरीके दिखा देता हूं। डायरेक्ट मेथड हो गया।